विद्या गेन एजुकेशनल वीडियो चैनल पर मैं दीपक बहुगुणा आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। इस वीडियो सीरीज़ में हम चर्चा कर रहे हैं एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस की बुक स्वतंत्र भारत में राजनीति के बारे में। और पिछले वीडियो में हमने इस पुस्तक के तीसरे अध्याय नियोजित विकास की राजनीति के बारे में वीडियो बनाया था। आज इसी अध्याय के अंतर्गत हम दूसरा वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अच्छा लगे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। इसलिए सामने जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। नियोजित विकास की राजनीति के अंतर्गत आज हम विकेंद्रित नियोजन से अपनी चर्चा को शुरू करेंगे। डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, विकेंद्रित नियोजन अर्थात नियोजन की प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण। अभी तक हमने यह जाना है कि नियोजन की प्रक्रिया के अंतर्गत देश में बड़ी बड़ी विशाल योजनाओं का निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया गया, योजनाएं तैयार की गई। लेकिन विकेंद्रित नियोजन के अंतर्गत हम जानेंगे केरल मॉडल के बारे में कि केरल में किस तरह से नियोजन की प्रक्रिया के विकेंद्रीकरण के द्वारा एक नए विकास के मॉडल को स्थापित किया गया है। तो आइए चर्चा करते हैं आज केरल मॉडल के बारे में। केरल मॉडल अथवा हम इसको विकेंद्रित नियोजन भी कह सकते हैं। बड़ी बड़ी परियोजनाओं के निर्माण से संबंधित नियोजन की प्रक्रिया के बारे में हम जान चुके हैं कि हमने जाना कि पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान ही भाखड़ा नागल बांध जैसी विशाल जल विद्युत परियोजना के निर्माण को प्रस्तावित किया गया। इसके अलावा दूसरी परियोजना के अंतर्गत देश में बड़े तेल शोधक कारखाने और इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई। यह नियोजन की प्रक्रिया के अंतर्गत उठाए गए प्रभावी और अहम कदम थे। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे विकेंद्रित नियोजन के बारे में, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग के बारे में कि किस तरह से नियोजन की प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण करके विकास के एक अलग मानकों को स्थापित किया जा सकता है या कुछ खास क्षेत्रों में कैसे तरक्की की जा सकती है, जैसे केरल ने की है। तो केरल की अगर बात की जाए तो केरल राज्य ने विकेंद्रित नियोजन के अंतर्गत अपने प्रदेश में स्वास्थ्य, शिक्षा, भूमि सुधार, खाद्य पुनर्वितरण और विशेष प्रयासों के द्वारा गरीबी उन्मूलन को मुख्य मुद्दों के रूप में नियोजन के अंतर्गत शामिल किया। शिक्षा और स्वास्थ्य तथा भूमि सुधार पर ध्यान देने से केरल राज्य के अंतर्गत कुछ विशेष प्रगति केरल ने प्राप्त की। अगर केरल की बात की जाए तो वहाँ पर प्रति व्यक्ति आय कम है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय कम होने के बावजूद भी केरल भारत का ऐसा पहला प्रदेश है जहाँ 100% साक्षरता है, जिसने साक्षरता के लक्ष्यों को 100% प्राप्त किया है। इसके अतिरिक्त केरल में स्वास्थ्य का जो बुनियादी ढांचा है वो अच्छा है। केरल में शिशु और मातृ मृत्यु दर देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा कम है। इसके अतिरिक्त केरल में आयु प्रत्याशा में वृद्धि हुई है। तो कुल मिलाकर के शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में केरल ने उन्नति की है, तरक्की की है। उसके पीछे केरल मॉडल को हम श्रेय उसका दिया जा सकता है। केरल राज्य की अगर बात की जाए तो वहाँ के विकेंद्रित नियोजन के अंतर्गत इन महत्वपूर्ण
क्षेत्रों में जो केरल ने सफलताएं प्राप्त की हैं उसका कारण है विकेंद्रित नियोजन। और इस नियोजन की प्रक्रिया के अंतर्गत जिला, प्रखंड और ग्राम स्तर पर विकास की योजनाओं को बनाने में स्थानीय लोगों को शामिल किया गया और उनकी पसंद, सलाह और ज़रूरतों और आवश्यकताओं के अनुसार इन विषयों पर ध्यान देते हुए विकास की योजनाएं बनाई गई, जिसके कारण केरल ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक अच्छा बुनियादी ढांचा तैयार किया और शिक्षा के क्षेत्र में 100% साक्षरता के लक्ष्यों को प्राप्त किया। तो इस प्रकार विकेंद्रित नियोजन के इस उदाहरण के रूप में हम केरल राज्य का मॉडल समझते हैं और इसे ही कई बार केरल मॉडल भी कहा जाता है। और इस केरल मॉडल की जो दो खास बातें हैं वो खास बातें हैं स्वास्थ्य और शिक्षा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में केरल के जो कार्यकर्ता हैं वो देश के साथ साथ विश्व भर में कार्य करते हैं। तो स्वास्थ्य और शिक्षा इन दो बुनियादी विषयों पर केरल ने ध्यान देकर केरल मॉडल के साथ इन क्षेत्रों में सफलता प्राप्त की है। अब चर्चा करते हैं आगे कि विकास की इस प्रक्रिया में विकास की योजनाओं, रणनीतियों को लेकर कुछ विवाद और कुछ मतभेद सामने आए। कुछ मतभेद और विवाद ये हैं कि जिन्होंने अपना ध्यान सबकी ओर आकर्षित किया, तो उन विवादों के बारे में हम चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से नियोजित विकास की राजनीति के अंतर्गत दो अहम विवाद हैं। तो इसमें से जो पहला विवाद है, नियोजित विकास की राजनीति के अंतर्गत आने वाला जो पहला उठने वाला पहला विवाद है वह है कृषि बनाम उद्योग। कृषि बनाम उद्योग, कृषि बनाम उद्योग जो विवाद है, यहाँ पर विवाद का आशय यह है कि विकास की रणनीति के सवाल पर जो मतभेद हैं उनको ही हम विवाद के रूप में समझने का प्रयास कर रहे हैं। कि विवाद का अर्थ यह है कि विकास की रणनीतियों को लेकर जो मतभेद हो सकते हैं, अलग अलग मत हो सकते हैं कि विकास को लेकर कौन सी रणनीति को ज़्यादा अहम माना जाए, किसको तवज्जो दी जाए, तो इसको लेकर जो मतभेद हैं उनको हम विवादों के नाम से समझते हैं। तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कृषि बनाम उद्योग। तो कृषि बनाम उद्योग विवाद नियोजित विकास की राजनीति के अंतर्गत कैसे यह अहम मुद्दा बना, इसके बारे में चर्चा करते हैं। कृषि बनाम उद्योग विवाद का आशय यह है कि देश के भावी विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए, समृद्धि के लिए और सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना के जो लक्ष्य हमने निर्धारित किए थे, उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भारत को, सरकार को, देश को विकास की रणनीति के अंतर्गत कृषि क्षेत्र पर ज़्यादा ध्यान देना होगा अथवा उद्योग धंधों में ज़्यादा निवेश करना होगा। अर्थात हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उस दौरान यह विवाद बना कि देश के आर्थिक विकास के लिए, देश की तरक्की, उन्नति और प्रगति पाने के लिए देश को अपने संसाधनों का ज़्यादा प्रयोग, ज़्यादा निवेश उद्योग धंधों के विकास में करना चाहिए अथवा कृषि क्षेत्र के विकास पर निवेश अथवा ज़्यादा ध्यान देकर ही भारत आर्थिक तरक्की की राह को पकड़ सकता है। तो इसको लेकर बड़े मतभेद थे और मतभेद का केंद्र भी यही था। हम जानते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना में देश में सिंचाई के साधनों में वृद्धि की गई और कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया। साथ ही हमने ये भी जाना है कि दूसरी योजना के अंतर्गत सरकार का जो फोकस था, जो फोकस एरिया था, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, औद्योगिकरण हो गया और ये कहा गया कि औद्योगिकरण के द्वारा ही आर्थिक समृद्धि और सामाजिक आर्थिक उन्नति को प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार जब दूसरी योजना में योजनाकारों का फोकस एरिया उद्योग धंधे हो गया, तो ये माना गया कि भारत में कृषि क्षेत्र के पिछड़ने के जो कारण है वो यही कारण है कि भारत में दूसरी योजना से कृषि क्षेत्र पर ध्यान नहीं दिया गया, ज़्यादा उद्योग धंधों और दूसरे क्षेत्रों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। तो इस कारण जो है कृषि क्षेत्र भारत में पीछे रह गया है।
इसके अतिरिक्त अगर कृषि क्षेत्र के सबसे बड़े समर्थकों की बात की जाए तो कृषि क्षेत्र के जो सबसे बड़े समर्थक रहे हैं वो हैं पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। भारत में चौधरी चरण सिंह कृषि क्षेत्र के सबसे बड़े पैरोकारों के रूप में हम उनको याद कर सकते हैं, क्योंकि चौधरी चरण सिंह ये मानते थे कि भारत में अगर हमें विकास, प्रगति और तरक्की के लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो हमें ग्रामीण क्षेत्र में कृषि पर निवेश पर ध्यान देना होगा और कृषि को विकास योजनाओं के केंद्र में रखकर, अर्थात कृषि को नियोजन के केंद्र में रखकर विकास की रणनीतियों को तैयार करना होगा, क्योंकि ग्रामीण भारत के विकास से ही वास्तव में विकसित भारत का निर्माण हो सकेगा। इस प्रकार चौधरी चरण सिंह जी को हम कृषि क्षेत्र और ग्रामीण भारत के बड़े पैरोकारों के रूप में उनको हम याद करते हैं, उन विचारकों में उनको रखते हैं जिन्होंने कृषि क्षेत्र को देश के विकास का बुनियादी क्षेत्र बताते हुए भारत के ग्रामीण विकास पर सबसे अधिक जोर दिया। दूसरी ओर कुछ ऐसे विचारक हैं जिनका ये मानना है कि भारत में अगर आर्थिक समृद्धि प्राप्त करनी है, भौतिक प्रगति के साथ हमें आगे बढ़ना है और समाज में तरक्की, खुशहाली और उन्नति के मार्ग पर हमें अगर चलना है तो भारत में हमें उद्योग धंधों के विकास पर तेजी से ध्यान देना पड़ेगा। अधिक से अधिक निवेश हमें उद्योग धंधों में करना पड़ेगा और औद्योगिक विकास के द्वारा ही भारत में आर्थिक समृद्धि के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक खुशहाली के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार कृषि अथवा उद्योग दोनों ही में से किस विषय को ज़्यादा महत्व दिया जाए, यही कृषि बनाम उद्योग विवाद का मुख्य विषय है। आइए चर्चा करते हैं अब कि इस कड़ी में दूसरा प्रमुख विवाद कौन सा है। तो जो दूसरा प्रमुख विवाद है वो है निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र। निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र। हम जानते हैं कि भारत ने अपनी विकास की योजनाओं के लिए पंचवर्षीय योजना के मॉडल को सोवियत संघ की प्रेरणा से अपनाया और भारत का जो झुकाव था वो उस समय समाजवादी मॉडल की ओर अधिक था। इसीलिए भारत ने नियोजन की प्रक्रिया के अंतर्गत सोवियत संघ के मॉडल से प्रेरणा लेते हुए अपनी विकास गाथा को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन हमें यह भी समझना जरूरी होगा कि उस वक्त पूंजीवादी और समाजवादी दोनों ही जो विकास के मॉडल हमारे सामने उपलब्ध थे, हमने पूर्ण रूप से दोनों ही मॉडलों में से किसी भी मॉडल को नहीं अपनाया। ना ही पूंजीवादी मॉडल को पूरी तरह से अपनाया जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी देशों में अपनाया गया है, और ना ही हमने पूर्ण रूप से समाजवादी मॉडल को अपनाया जो कि तत्कालीन सोवियत संघ में अपनाया गया था। हमने दोनों ही मॉडलों में से कुछ चुनिंदा बातों को शामिल किया और एक तीसरे मॉडल के रूप में अपनी अर्थव्यवस्था को स्थापित करने का काम किया। हमने कुछ तथ्यों, कुछ बातों को समाजवादी मॉडल से लिया और कुछ तथ्यों, कुछ विचारों और कुछ बातों को हमने पूंजीवादी मॉडल से लिया। तो हमने समाजवादी और पूंजीवादी दोनों ही मॉडलों से हमने बातों को, तथ्यों को शामिल करके एक अर्थव्यवस्था का जो मॉडल नया बनाया उसको कहा जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था अर्थात इसमें कुछ तत्व पूंजीवाद के शामिल होंगे और कुछ तत्व इसमें समाजवाद के शामिल होंगे, और इस तरह से भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाया। इस मॉडल को अपनाते समय भारत में यह तय किया गया कि विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत सरकार को केंद्रीय भूमिका का निर्वहन करना होगा।
विकास के इस महत्वपूर्ण कार्य को उद्योगपति, व्यवसायी और किसानों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। सरकार को ही इस महत्वपूर्ण कार्य को करते हुए अपनी महत्वपूर्ण और केंद्रीय भूमिका का निर्वहन करना है। मतभेद इस बात पर था, ये इस बात पर तो सब सहमत थे कि सरकार की भूमिका अहम होनी चाहिए, केंद्रीय भूमिका होनी चाहिए, लेकिन सरकार की भूमिका क्या हो? क्या सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र को विकसित करते हुए आर्थिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए, या फिर सरकार को पूंजीवाद के सहारे देश में उदारवादी अर्थव्यवस्था के स्थापना के विचार को आगे बढ़ाना चाहिए? तो इन दोनों ही विचारों में से सरकार को किस रणनीति के साथ चलना था, ये सरकार को निर्धारित करना था। तो सरकार ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक मॉडल अपनाया, जिस मॉडल के अंतर्गत पूंजीवादी विचारधारा और समाजवादी विचारधारा, दोनों ही विचारधाराओं को स्थान दिया गया, और भारत में निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र दोनों ही क्षेत्रों को अर्थव्यवस्था में स्थान दिया गया। तो भारत में इस दौरान सार्वजनिक क्षेत्र अर्थात सरकारी क्षेत्र, जो सरकार के अधीन निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र। तो निजी क्षेत्र का मतलब है कि पूंजीवादी व्यवस्थाएं, जिसमें पूंजी सबसे महत्वपूर्ण होती है, जिसको हम उदारवादी विचारधारा कहते हैं, जिसमें निजी क्षेत्र को भी सबसे महत्व दिया जाता है। विकास की प्रक्रिया निजी क्षेत्र के माध्यम से संपन्न कराई जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र से आशय सरकारी कंपनियों से है। उद्योग और व्यवस्था के वो क्षेत्र जिन पर सरकार का नियंत्रण है, उनको हम सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। तो भारत की नियोजित विकास की राजनीति के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों ही क्षेत्रों में किसे अधिक महत्व दिया जाए, और भारत की विकास प्रक्रिया के लिए कौन सा क्षेत्र ज़्यादा महत्वपूर्ण और उपयोगी है, यही इस विवाद का विषय है। तो निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों ही ये भारत में कैसे आए? क्योंकि भारत में हमने जाना कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया गया है, और इस मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल में जो निजी क्षेत्र से संबंधित पूंजीवाद है वो भी शामिल है, और जो सार्वजनिक क्षेत्र समाजवाद से प्रेरित है वो भी शामिल है। तो पूंजीवाद से प्रेरित निजी क्षेत्र और समाजवाद से प्रेरित सार्वजनिक क्षेत्र दोनों ही क्षेत्रों को भारतीय अर्थव्यवस्था में स्थान दिया गया। यह निर्धारित किया गया कि खेती, किसानी और उद्योगों का बड़ा भाग निजी क्षेत्र को दिया गया। अर्थव्यवस्था के एक बड़े क्षेत्र जिसमें खेती, किसानी और उद्योगों के एक बड़े भाग को निजी क्षेत्र को सौंपा गया, और सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सरकार ने भारी उद्योग एवं भारी उद्योग एवं आधारभूत संरचना के निर्माण के दायित्व को सरकार ने स्वयं के पास रखा। तो इसे सार्वजनिक क्षेत्र कहा गया और इसे निजी क्षेत्र कहा गया। इस प्रकार के मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल की भारत में वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों ही प्रकार के विचारकों ने इसकी आलोचना की। जो दक्षिणपंथी आलोचक हैं, दक्षिणपंथी आलोचकों का यह कहना था कि विशाल सार्वजनिक क्षेत्र के होने से निजी क्षेत्र को स्थान कम मिला है, सार्वजनिक क्षेत्र को ज़्यादा स्थान मिला है। सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत बड़े अर्थव्यवस्था के बड़े क्षेत्र को सरकार ने अपने पास रखा है, जिसके कारण
परमिट और लाइसेंस राज। परमिट और लाइसेंस राज ने पूंजी निवेश की राह में रोड़े अटकाने का काम किया है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कहना था कि विशाल सार्वजनिक क्षेत्र के होने से और सरकार का नियंत्रण होने से भ्रष्टाचार तथा अकुशलता बढ़ी है और इस प्रकार पूंजी निवेश के राह में रोड़े अटकाने का काम सार्वजनिक क्षेत्र ने किया है। निजी क्षेत्र को तरक्की का वो अवसर नहीं मिला है जो अवसर उसको मिलना चाहिए था। साथ ही हमें यह भी जान लेना जरूरी है कि इस मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल की जो वामपंथी विचारक हैं, वामपंथी विचारकों ने भी मिश्रित अर्थव्यवस्था के इस मॉडल की आलोचना की। उनका यह कहना था कि भारत जैसे पिछड़ी अर्थव्यवस्था के देश में सरकार ने गरीबों और जो पिछड़े समाज में पिछड़े तबके में जिनकी गिनती होती है, जो गरीब हैं, असहाय हैं, उनकी उस प्रकार से मदद नहीं की गई जैसी मदद उनकी की जानी चाहिए थी। सरकार ने सामाजिक और आर्थिक पुनर्वितरण की अपनी जिम्मेदारियों का सही प्रकार से निर्वहन नहीं किया है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कहना है वामपंथियों का कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो सरकार को करना चाहिए था वह नहीं किया गया। सरकार को शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए, जो कि सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। सरकार ने निजी क्षेत्र को मुनाफा कमाने की खुली छूट दे रखी है और शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सरकार के द्वारा पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। तो नियोजित विकास की राजनीति के अंतर्गत कृषि निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र का जो यह विवाद है, इस विवाद का जो मूल है वो यही है कि देश की आर्थिक खुशहाली, भौतिक प्रगति, समृद्धि और संपन्नता और विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल के अंतर्गत निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों ही क्षेत्रों में से किस क्षेत्र को ज़्यादा महत्व दिया जाए। कुछ लोगों का मत यह है कि निजी क्षेत्र की तरक्की के साथ, यानी कि उदारवादी और पूंजीवादी व्यवस्थाओं के साथ ही भारत आर्थिक समृद्धि के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। दूसरी ओर कुछ लोगों का मत यह है कि भारत में आर्थिक समृद्धि के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक न्याय अथवा आर्थिक समृद्धि के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक पुनर्वितरण की केंद्रीय जिम्मेदारी सरकार को ही निभानी चाहिए और वो विचारक अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के भागीदारी की तरफदारी करते हैं। उनका ये मानना है कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसी के माध्यम से सरकार खुशहाली और तरक्की के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकती है। अब चर्चा करते हैं नियोजन के परिणामों के बारे में। नियोजन के परिणामों के बारे में चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि राष्ट्र निर्माण की हमने दो चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया। देश का एकीकरण का मामला हो, देश में अखंडता की स्थापना का मामला हो, हमने सफलतापूर्वक इस चुनौती का सामना किया। इसके अलावा नव स्वतंत्र होने के बाद सफलतापूर्वक हमने अपने देश में लोकतंत्र की स्थापना की चुनौती का भी सामना सफलतापूर्वक किया। लेकिन देश में आज़ादी के बाद जो आर्थिक विकास और समतामूलक विकास अथवा गरीबी उन्मूलन की जो तीसरी चुनौती हमने अपने लिए निर्धारित की थी, उस चुनौती में हमें आंशिक ही सफलता मिली। आंशिक सफलता मिली और यह चुनौती राष्ट्र निर्माण की सबसे कठिन चुनौती साबित हुई, जिस चुनौती का हम सामना
करने का अभी भी प्रयास करते हैं, और जिस चुनौती का सामना करना अन्य 2 चुनौतियों की अपेक्षा कठिन रहा। तो राष्ट्र निर्माण की तीसरी चुनौती आर्थिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमें नियोजन के बावजूद भी आंशिक रूप से सफलता मिली। और राष्ट्र निर्माण की जो तीसरी चुनौती है, विकास की चुनौती, आर्थिक विकास की चुनौती, समृद्धि और खुशहाली देश में लाने की चुनौती, इस चुनौती में हमें आंशिक रूप से सफलता मिली। जानते हैं कि भले ही हम ये कहें कि इसमें हमें आंशिक सफलता मिली, देश के आर्थिक विकास में हमें आंशिक सफलता मिली, लेकिन इसके परिणामों के रूप में जो दूसरी अहम बात है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो महत्वपूर्ण बात है बुनियाद। जरूर हम इस चुनौती के बारे में यह चर्चा कर रहे हैं कि इसमें हमें आंशिक यानी कि कम सफलता मिली, और बहुत कुछ इस आर्थिक विकास के क्षेत्र में किए जाने की अभी ज़रूरत है। बहुत सारे लक्ष्य और चुनौतियां अभी शेष हैं जिन्हें हमें प्राप्त करना है। लेकिन दूसरी ओर यह तथ्य भी कम महत्वपूर्ण नहीं है कि भारत में नियोजन की प्रक्रिया के द्वारा ही भारत के भावी आर्थिक विकास की बुनियाद पड़ी। भारत के भावी आर्थिक विकास की बुनियाद पड़ी। इस दौर में जब पहली, दूसरी, तीसरी योजनाएं लागू हुई तो भले ही नियोजन के द्वारा हमें आंशिक सफलता मिली, लेकिन अगर आज के वर्तमान समय की बात की जाए तो उस दौर में नियोजन की प्रक्रिया के द्वारा हमारे देश की अर्थव्यवस्था की बुनियाद, उसका जो ढांचा, उसका खाका, उसका फ्रेम, उसको तैयार करने में इस दौर में नियोजन की प्रक्रिया ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। सफलता के रूप में अगर हम उदाहरणों की चर्चा करें तो भाखड़ा नागल बांध, हीराकुंड बांध जैसी विशाल जल विद्युत परियोजनाओं को इस दौर में शुरू किया गया, जिन्होंने बाद में राष्ट्र को अपनी सेवाएं देने शुरू की। इसके अतिरिक्त हीराकुंड बांध, भाखड़ा नागल बांध जैसी विशाल जल विद्युत परियोजनाओं को इस दौर में शुरू किया गया। देश में इस दौर में सबसे महत्वपूर्ण इस्पात के संयंत्रों की स्थापना की गई, तेल शोधक कारखानों की स्थापना की गई, नए मशीनरी उद्योगों की स्थापना की गई, देश में रक्षा उद्योगों की स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त देश में रेलवे, बिजली, पेयजल के साथ साथ देश की आधारभूत संरचनाओं के निर्माण का महत्वपूर्ण कार्य इसी दौर में आरंभ किया गया। और कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ जो बड़ी परियोजनाएं हैं वह इस दौर में शुरू की गई। और आज जिस दिशा में हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, इस अर्थव्यवस्था की बुनियाद, इसकी आधारभूत संरचना को निर्माण करने का कार्य उस समय इन नियोजन की प्रक्रिया के द्वारा किया गया। तो कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि उस दौर में नियोजन की प्रक्रिया के द्वारा भारत के आर्थिक विकास की बुनियाद को तैयार करने का कार्य किया गया। आइए अब चर्चा करते हैं इस दौर में कि नियोजन की प्रक्रिया के द्वारा एक और जो इसका परिणाम सामने निकल कर आया, जिसका संबंध कृषि क्षेत्र से है, और वह है भूमि सुधार। भूमि सुधार से आशय जमीन की व्यवस्थाओं में परिवर्तन से है, और इस दौर में भूमि सुधार के अंतर्गत कृषि क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया गया वो किया गया
जमींदारी प्रथा का अंत। इस दौर की जो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि हम कह सकते हैं, भूमि सुधार अथवा कृषि सुधारों के अंतर्गत जमींदारी प्रथा को इस दौर में पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। दूसरा, इस दौर में दूर दूर के जोतों को मिलाकर खेती को आसान करने का प्रयास किया गया, यानी कि खेती को सरल करने का प्रयास किया गया। तीसरा, अगर बात की जाए तो कानूनी उपायों के द्वारा इस दौर में यह निर्धारित करने की कोशिश की गई कि एक व्यक्ति अधिकतम कितनी भूमि अपने पास रख सकता है, अर्थात एक व्यक्ति कितनी भूमि का स्वामी हो सकता है। इसके अलावा उन किसानों की सुरक्षा के लिए भी कानून बनाने का प्रयास किया गया जो दूसरों की भूमि पर खेती का कार्य करते थे। इस प्रकार से कृषि क्षेत्र के अंतर्गत महत्वपूर्ण सुधारों को अगर हम जानना चाहें तो वह है जमींदारी प्रथा का अंत और कृषि की जोतों का एकीकरण, खेती में भू स्वामित्व के निर्धारण कि एक व्यक्ति कितनी भूमि का मालिकाना हक रख सकता है। इसके अलावा जो दूसरों की भूमि पर खेती करते हैं उनकी सुरक्षा के लिए भी कानून बनाए गए। हालांकि इन कानूनों से कितना लाभ हो पाया, कितना इन पर अमल हो पाया, वो दूसरी बात है, क्योंकि उस दौर में जो भूस्वामी थे, जो पूंजीपति थे, जो भूस्वामी थे, वो बड़े प्रभावशाली थे, उनके बड़े राजनीतिक संबंध भी होते थे और समाज में उनका प्रभुत्व वर्चस्व होता था, जिसके कारण उन्होंने किसी न किसी तरह से इन कानूनों को काट निकालने का काम किया। लेकिन फिर भी इस दौर में कृषि क्षेत्र के सुधार के लिए जो कदम उठाए गए वह वर्तमान में कृषि के विकास में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन अवश्य कर रहे हैं, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण कदम हम मान सकते हैं कि वह है जमींदारी प्रथा का अंत। तो इस तरह से देश में नियोजित विकास की राजनीति के अंतर्गत नियोजन की प्रक्रिया के द्वारा भारत के भावी आर्थिक विकास की बुनियाद को तैयार करने का कार्य किया गया। तो भले ही हमें आर्थिक विकास के लक्ष्यों में आंशिक रूप से सफलता मिली हो, लेकिन भारत की वर्तमान अर्थव्यवस्था और इसकी आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में नियोजन अथवा योजनाबद्ध विकास की प्रक्रिया के भूमिका की महत्ता से इनकार नहीं किया जा सकता। तो स्टूडेंट, किसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियोस के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और सामने जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। शीघ्र ही हम अगले वीडियो में इस अध्याय के अन्य शीर्षकों हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति के प्रभाव और बाद में नियोजन की प्रक्रिया में जो बदलाव आए उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसी प्रकार के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।